हेलो गाइस, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स और मैथ्स पापा पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उसका लेक्चर नंबर 8 है ये। आज रक्षाबंधन है तो आप सबको उसकी हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, तो आज अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अपन को फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से भी समझ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास सिस्टम होगा, एक निकाय होगा जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होंगे और उस चार्जेस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की होगी वो अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं पहला पॉइंट जिसके अंदर अपन मानेंगे कि सिस्टम में सिर्फ एक ही चार्ज है। तो फॉर वन चार्ज सिस्टम, कि भाई सिस्टम में आपके पास एक ही चार्ज है। ये हमारा एक 2 डायमेंशनल सिस्टम हो गया और ये हमारे पास एक चार्ज ए पॉइंट पे अपन को लेकर आना है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष इसका एससी सदिश जो है हमारे पास वो कितना है r1 वेक्टर, इसकी पोजीशन है ए। ठीक है, तो कोई q1 चार्ज इनफाइनाइट से, ऑब्वियसली बात आप इनफाइनाइट से चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर के आओगे। ठीक है, ये जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं ध्यान रखिएगा वो ऐसे सिस्टम के लिए कर रहे हैं जिसमें कोई भी चार्ज पहले प्रेजेंट नहीं था। यहाँ अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इसमें अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि किसके लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा निकाय था, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पहले कोई चार्ज नहीं था। तो जब आप चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेकर आए होगे, ऑब्वियस ही बात है इसको अपोज करने वाला कोई दूसरा चार्ज नहीं है। अपोज करने वाला जब कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी है, यहाँ आप सिर्फ एनर्जी बोलिए, तो एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होती है, एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल। वो किसके इक्वल है, जीरो के। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूँ ये क्या है। देखिए, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के इक्वल होती है। ठीक है, आप समझे इसका मतलब क्या है कि भाई मैं चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, तो मैंने कुछ एक्सटर्नल वर्क डन किया होगा, कुछ बाह्य कार्य किया होगा। तो वो जो मैंने बाह्य वर्क डन किया है, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन किया, बाह्य कार्य किया है, वही इस चार्ज में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अब ऑब्वियस ही बात है कार्य मैं तभी कर पाऊंगा जब यहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई चार्ज प्रेजेंट होगा जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना है, यानी यहाँ पर कोई आवेश होगा जिसके विरुद्ध मुझे कार्य करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले कोई चार्ज नहीं था। समझ लीजिए इस फील्ड है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, इस Q1 को मैं इनफाइनाइट से उठा करके इस पॉइंट तक लेके आया, मेरे को अपोज करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वर्क डन कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन की जगह लिखता इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, यानी जो स्थिर वैद्युत की बल ने जो कार्य किया है, तो वो बाहर की तक इधर की तरफ मुझे धक्का दे रहा होता और मैं इधर की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेगेटिव वर्क डन के इक्वल या एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल। ठीक है, यही अपन कैलकुलेट करेंगे और यही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी विभव ऊर्जा होगी, स्थिर वैद्युत की विभव ऊर्जा होगी। फाइन। एक सिंगल चार्ज के लिए तो वर्क डन हमारे पास आ गया जीरो, जो अपन ने करा एक्सटर्नल वर्क डन। अब अपन बात करते हैं फॉर टू चार्ज सिस्टम, टू चार्जेस सिस्टम, कि भाई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कितने, दो चार्जेस हैं। ये एक आवेश के लिए था, ये निकाय जो है एक आवेश निकाय है, मतलब हमारे निकाय में सिर्फ एक ही आवेश को अपन लेकर आए हैं। इसमें द्वि आवेश या दो आवेश निकाय है ये हमारे पास। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है। ठीक है, दो चार्जेस है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट ए पे लेकर आना है Q1 को और पॉइंट बी पर लेकर आना है Q2 को। इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1, पॉइंट का R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर और इसका R2। अभी के लिए मैं इनको रब कर देता हूँ। तो दो पॉइंट है हमारे पास Q1 A और B, और इनके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर जो है वो कितने हैं, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। मैं A के ऊपर इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को लेकर आता हूँ। तो मैं जब Q1 चार्ज को जब मैं इनफाइनाइट से पॉइंट तक लेकर आया तो मेरे को कोई अपोज करने वाला चार्ज में प्रेजेंट नहीं था, जैसे इस केस में मैं लेकर आया। तो उस केस में जो वर्क डन है पहले वाले चार्ज को लेकर आने में, तो हम लिख देते हैं वर्क डन टू मूव Q1, यानी Q1 को
लाने में या गति कराने में किया गया कार्य वो किसके इक्वल होगा, W1 Na0। क्यों? क्योंकि Q1 को जब आप लेकर आए तो कोई दूसरा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था सिस्टम में, इसलिए वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैं दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ तो वर्क डन, वर्क टू मूव Q2, उसको अपन W2 नाम दे देते हैं। तो Q2 को लाने में किया गया कार्य। अब जब आप Q2 चार्ज को यहाँ पे लेकर आओगे तो क्या होगा, जब मैं Q2 चार्ज को इन्फिनिट से यहाँ पे लेकर आऊँगा तो ये जो Q1 चार्ज है अपोज करेगा, इसका विरोध करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि लाइक चार्जेस हैं, समान आवेश है। तो इस केस में जो वर्क डन है, मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, और वो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको दूर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होगा, Q1 को भी मैं Q1 को यहाँ से लेकर आ रहा हूँ तो धकेलने की कोशिश कर रहा होगा, तो और मैं उसको पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी धनात्मक कार्य होगा। अब वो कार्य होगा किसके बराबर, तो वर्क डन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, और वर्क डन से भी पहले आप देख लीजिए कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू वी के इक्वल। ठीक है, जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू वी के इक्वल होता है। अब ये जो V है ये पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल डेवलप कौन कर रहा है, कौन विद्युत विभव उत्पन्न कौन कर रहा है, ये Q1 चार्ज। तो जब मैं W2 के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, तो मैं जब W2 के बारे में बात करता हूँ, चलो यहाँ लिख देते अपन। तो जब मैं W2 के बारे में बात कर रहा हूँ तो पोटेंशियल किसकी वजह से डेवलप हुआ है, पहले के चार्ज की वजह से, तो उसको अपन लिखेंगे V1। और चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हैं हम, Q2। तो कितना वर्क डन करना पड़ा अपन को, Q2 इंटू V1। मैं समझा देता हूँ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू W/Q। यहाँ से वर्क डन हमारे पास आया V इंटू Q। ये वो चार्ज है जो हम लेकर आ रहे हैं, और ये वो पोटेंशियल है जो उस पॉइंट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अपन को पता करना है इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, वो अपन निकालेंगे V1 का यूज़ करके, क्योंकि ऑलरेडी V1 ही चार्ज प्रेजेंट है। और किस चार्ज को आप लेकर आए हो, Q2 को लेकर आए हो। कहाँ से लेकर आए हो, इन्फिनिट से लेकर आए हो। ठीक है, तो जब अपन V1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगी, KQ/R फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, तो यहाँ पे आ जाएगा K, Q1 की वजह से डेवलप हो रही है इसलिए Q1, और आता है R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन ऐसा लिख देते हैं जो कि हमारे पास R21। अगर वेक्टर लिखना होता तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती। फाइन, सो नीचे आ जाएगा हमारे पास R21, ये हमने वेक्टर माना है। ठीक है, आप चाहे तो सिर्फ R1 लिख सकते हैं, या तो R वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। सो हमारे पास W2 की वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहाँ से R21 की वैल्यू निकालूँ तो ट्राइंगल लॉ से मैं निकाल सकता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये R1 वेक्टर है, ये R21 वेक्टर है, और ये हमारे पास R2 वेक्टर है। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। जो सेम डायरेक्शन में उसको ऐड करता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी रिजल्टेंट की तरफ बिहेव करता है, परिणामी की तरह। तो यहाँ से R21 वेक्टर हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आपको लिखना है तो आप लिखिए, नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास R21 वैल्यू की वेक्टर की वैल्यू है। सो इस प्रोसेस से अपन ने टोटल वर्क डन कितना किया, क्योंकि दो ही चार्जेस लाने थे, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा और दूसरे चार्ज को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, W1 प्लस W2, और W1 0 है और W2 कितना है, कंबाइन लिखे तो K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मॉड, या सिर्फ R12 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो U की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ R लिखेंगे तो भी चलेगा, सॉरी R12 लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे साइड में लिख दें कि मॉड R12 वेक्टर को हम R12 मान रहे हैं सिर्फ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही चाहिए, इसका परिमाण चाहिए, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर ये यूज़ करते हैं तो U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फाइन, सॉरी हमने R21 लिखा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, R21 लिखा है, तो यहाँ पे R2 माइनस R1 आएगा, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन R21 ही लेंगे क्योंकि अपन ने R21 ही लेके चल रहे हैं। याद होगा इसका मतलब मैंने फ्रॉम बताया था और इसका मतलब मैंने टू बताया था।
तो जो 1 है वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एनर्जी की जब सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस हो, 2। अब मैं सिस्टम में 3 चार्जेस लेके बताऊंगा और उसी तरीके से मैं सिस्टम में 4 चार्जेस भी लेके बताऊंगा, फिर मैं एक n डायमेंशनल सिस्टम के बारे में को कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो आप इतना पहले नोट कर लीजिएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, यहीं से आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसमें कितने चार्जेस हो, इस बार 3 चार्जेस। तो एक 3 डायमेंशनल सिस्टम, एक 3 चार्ज सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम। तो फॉर दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, तो ये 3 चार्जेस सिस्टम है, यानी 3 आवेशों का निकाय है। ठीक है, सो इस बार हमारे पास सिस्टम में कुछ इस तरीके के चार्जेस होंगे। लेट्स से हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है और इस थर्ड वाले का पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर है। हमें इसके ऊपर q1 चार्ज लाना है, इस पर q2 चार्ज लाना है और इस पर q3 चार्ज लाना है। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा W1 मतलब पहले चार्ज को लाने में आपने कितना वर्क डन करा, W1 0। क्यों? क्योंकि जब आप पहले चार्ज को लाए थे ये दोनों चार्ज प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए वर्क डन कितना हो गया, 0। जब आप दूसरे चार्ज को लाते हैं तो सिस्टम में अभी कौन सा चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ Q1। इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना वर्क डन होगा अभी अपन ने निकाला है, K Q1 Q2 अपॉन R21। तो ये जो हमारा R21 वेक्टर है कुछ इस तरीके से होगा, आई होप आपको पता होगा, अभी भी समझाया था। इस तरीके से जब आप तीसरा चार्ज लेकर आएंगे तो अब सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 2, Q1 भी है और Q2 भी है। तो जब आप W3 के बारे में बात करेंगे तो Q3 के ऊपर पोटेंशियल एक तो लगेगा Q1 की वजह से, Q3 के ऊपर पोटेंशियल लगेगा Q1 की वजह से और Q3 पे ही पोटेंशियल लगेगा Q2 की वजह से। तो इसको अपन ने लिख दिया V2। तो Q3 एज इट इज़ है, इसकी हो जाएगी K, इसकी वजह से पोटेंशियल Q1 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास होगा R31 वेक्टर। तो आ जाएगा हमारे पास R31। इन द सेम वे यहाँ पे Q3 K कौन लगा रहा है इस बार फोर्स, Q2। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो जाएगा R32 वेक्टर। ठीक है, जिससे लग रहा है वो पीछे होता है, जिस पे लग रहा है वो आगे होता है, ये पहले बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Q2 अपॉन R32। यहाँ से भी आप इजीली निकाल सकते हो कि R21 वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ऐसे R32 की वैल्यू निकालेंगे तो R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऐसे R31 वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो R3 माइनस R1 वैल्यू आएगी। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से आप सब निकाल सकते हो इजीली, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो हमारे पास ये W3 की वैल्यू आ गई है। सो टोटल जो हमारे पास वर्क डन है, जो टोटल एनर्जी है, टोटल वर्क डन यानी कुल कार्य, वही एनर्जी के इक्वल होगा U के इक्वल। वो किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी 0 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R21 प्लस KQ2 Q3 W3 की वैल्यू हमारे पास पहले Q3 Q1 अपॉन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे R31 प्लस हमारे पास यहाँ पे Q2 Q3 अपॉन R32। सो दिस इज द टोटल वर्क डन। अच्छा, एक टर्म हम लिखना भूल गए हैं क्या, नहीं, सारी टर्म हमने लिख दी। सो टोटल वर्क डन यही टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। सो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ रही है वो इन तीनों टर्म के सम के इक्वल होगी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही है U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस K Q3 Q1 अपॉन
R31 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R32। बस दिस इज द लास्ट फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर अपन एक 4 डायमेंशनल सिस्टम के 4 चार्जेस के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी इस बार हमारे पास 4 चार्ज सिस्टम होगा। यानी हमारे पास इस बार 4 आवेश का निकाय होगा। तो इस बार अपन पूरा लिखने के बजाय सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि भाई 4 चार्जेस अपन इस तरीके से मान रहे हैं। डायग्राम आप चाहें तो पूरा बना सकते हैं जैसा अपन ने पहले बनाया था, इस तरीके का, ठीक है। उसमें आप एक स्क्वायर यहाँ पे बना सकते हैं, या आपको अगर रेक्टेंगल से ही लगता है तो रेक्टेंगल बना दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2, Q3 और एक Q4। इनके पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 और R4 होंगे। उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखेंगे तो ये R। देखिएगा अब ज़रा ढंग से देखिए, जब अपन ने R, अब हम बात कर रहे हैं ना A से B की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ, तो अपन ने लिखा है R21 क्योंकि 1 2 पे लगा रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 पे लगा रहा था, तो उसको अपन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन इधर बतानी है, ऐसे 2 जो हमारे पास वो 3 पे लगा रहा था, तो 2 लगा रहा था 3 पे, जो लगाता है वो पीछे, फिर 3 4 पे भी लगाएगा, 3 जो है हमारा 4 पे लगाएगा क्योंकि चौथा चार्ज वही आया है। पहला 4th पे भी लगाएगा, तो पहला 4th पे भी लगा रहा है। ऐसे ही जो दूसरा है वो भी 4th पे लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो हो गया हमारे पास R242 वेक्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब मैं पहला चार्ज लेकर आऊँगा तो वर्क डन 0 होगा, दूसरा चार्ज लेकर आया हूँगा तो पहला फोर्स लगा रहा होगा, यानी K Q1 Q2 अपॉन R21। इस तरीके से मैं जब Q3 को लाया हूँगा तो Q1 भी लगा रहा होगा, Q2 भी लगा रहा होगा, तो हमने इसका लिखना भूल गए हम, तो R42 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये भी इसके ऊपर लगा रहा होगा R31 वेक्टर। तो जब अपन तीसरे चार्ज को लेकर आए होंगे तो पहला और दूसरा लगा रहा होगा। पहला कितना लगाएगा, K Q1 Q3 और R31, प्लस दूसरा भी लगा रहा होगा K Q2 Q3 और R32। ऐसे जब आप 4th चार्ज को लेकर आओगे तो Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा और Q4 भी लगाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास K, पहले ने लगाया Q1 Q4 अपॉन R41, प्लस दूसरे ने लगाया Q2 Q4 R42, फिर तीसरे ने लगाया K Q3 Q4 अपॉन R43। सो जब अपन को टोटल वर्क डन निकालना होगा तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो जब अपन एक 4 चार्ज सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएगी, हमारे पास टोटल 6 टर्म्स आ जाएगी। जब अपन ने एक 3 चार्ज वाले सिस्टम के बारे में बात करी तो उसमें कितनी टर्म आ रही थी, हमारे पास 3 टर्म आ रही थी, ठीक है। तो अगर मैं एक n डायमेंशनल सिस्टम के बारे में बात करूं तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, उससे पहले एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि 1 के साथ 2 आ रहा है, 1 के साथ 3 आ रहा है, 1 के साथ 4 आ रहा है, ये तीनों 1 1 1 की टर्म है। 2 के साथ 3 आ रहा है, 2 के साथ 4 आ रहा है, ऐसे ही 3 के साथ 4 आ रहा है। सो आपने ऑब्जर्व करा कि 1 के साथ कभी 1 नहीं आ रहा क्योंकि कोई खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, 2 के साथ 2 नहीं आ रहा है क्योंकि अगेन कोई किस पे फोर्स नहीं लगाएगा, और 3 के साथ 3 भी नहीं आ रहा और 4 के साथ 4 भी नहीं आ रहा। तो इसको अपन एक कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे कैसे कि भाई हमारे पास एक n डायमेंशनल सिस्टम हो फॉर n चार्जेस सिस्टम। तो उसका जो कंबाइंड फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है K QI QJ अपॉन RIJ। इतनी बात तो समझ आती है क्योंकि सब में दो Q की टर्म आ रही है और एक R की टर्म आ रही है। लेकिन बात यह है कि हम ये I और J की टर्म लिखे तो लिखे कहाँ तक, क्योंकि I और J दो अलग अलग टर्म है तो यहाँ पे 2 सिग्मा लगाने पड़ेंगे। इतनी बात तो समझ आ रही है कि I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और जितने चार्ज है उतने तक जाएंगे। जैसे 4 चार्ज थे तो 4 तक जा रहा था, 3 चार्जेस तो 3 तक जा रहा था, 2 चार्जेस तो 2 ही तक जा रहा था। तो I की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी,
ऐसे जे की वैल्यू भी 1 से लेके n तक होगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि i कभी भी j के इक्वल नहीं होना चाहिए। बट समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बोला मेरे पास एक 4 डायमेंशनल सिस्टम है, तो 4 डायमेंशनल सिस्टम में 1 के साथ 1 नहीं हो सकता, तो 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा और 1 के साथ 4 होगा। ऐसे 2 के बारे में बात करूँ तो 2 के साथ 1 होगा, 2 के साथ 2 नहीं हो सकता तो 3 होगा और 2 के साथ 4 होगा। ऐसे 3 के लिए बात करूँ तो 3 के साथ 1 होगा, 3 के साथ 2 होगा, 3 नहीं हो सकता तो 4 होगा। ऐसे 4 के बारे में बात करूँ तो 4 के साथ 1 होगा, 4 के साथ 2 होगा और 4 के साथ 3 होगा। अब हमारी जो टर्म थी वो सिर्फ 6 ही थी, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए हमारे पास 4 3 12 टर्म आ गई, तो 2 बार काउंटिंग हो रही है ना, क्योंकि एक 1 2 ये रहा, एक 2 1 ये रहा, ये तो आपस में इक्वलेंट ही है। ऐसे ही एक 3 1 ये रहा, सॉरी 1 3 और 3 1 ये रहा, 2 3 के साथ एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों एक के साथ पेयर बना रहे हैं, ये पेयर बना रहे हैं, ये पेयर बना रहे हैं, इसके साथ ये भाई साहब पेयर बना रहे हैं, इसके साथ ये भाई साहब पेयर बना रहे हैं और इसके साथ ये। तो बेसिकली हमारी जो टोटल एनर्जी है वो 2 बार काउंट हो गई। तो जो सारी की सारी जो टर्म जो सिंगल बार आनी चाहिए थी वो कितनी बार आ रही है? 2 टाइम्स आ रही हैं। तो इसलिए अपन को पूरी जो हमारा आंसर आ रहा है उसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अब एक n चार्ज सिस्टम के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल सिस्टम, 2 चार्जेस का सिस्टम हो, 3 चार्जेस का सिस्टम हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, कितने का भी हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस लेक्चर में अपन ने बात करी है जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा, तब जो हमारी एनर्जी कितनी आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।